हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी मीडियम का क्लास 40 पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे विद्युतीय फ्लक्स का सेकेंड पार्ट। इससे पिछले वाले क्लास में हमने नोट 2 तक पढ़ा था, आज हम लोग नोट 3 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं नोट 3। नोट 2 तक पढ़ चुके थे, तो हमने बोला कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब समान विद्युतीय क्षेत्र हो, मतलब समान विद्युत क्षेत्र, तो इस स्थिति में फ्लक्स कितना पढ़े थे जी? तो फ्लक्स पढ़े थे E डॉट S या ES cos थीटा, यही पढ़ा था हमने। ये कब का है? जब हमारा फील्ड कैसा रहेगा, जब क्षेत्र कैसा रहेगा, तो एक समान, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगह है, तीव्रता कितना होगा? विद्युत क्षेत्र का E होगा। क्लियर है? लेकिन आज है कि सर जब असमान विद्युत क्षेत्र हो तब क्या करेंगे? असमान विद्युत क्षेत्र, पिछले क्लास में समान विद्युत क्षेत्र के लिए बात हुआ था। हमने बोला कि आज सीखेंगे असमान विद्युत क्षेत्र हो तब किस प्रकार से फ्लक्स को निकाला जा सकता है। तो ध्यान देंगे, असमान विद्युत क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। तो हमने बोला कि अगर मेरे पास कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में हमने बोला कि इस जगह का तीव्रता E1 है, यहाँ का तीव्रता E2 है, यहाँ का तीव्रता E3 है, मतलब अलग अलग बिंदुओं का तीव्रता अलग अलग होगा। क्लियर है? तो अब इसका फ्लक्स निकालने का उपाय क्या है कि सर आपने बोला कि अलग अलग पॉइंट का अलग अलग तीव्रता है, इसका मतलब कि पूरा क्षेत्रफल कितना है? S। तो पूरा क्षेत्रफल में अगर छोटा सा भाग ले तो इसका तीव्रता कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और इस प्रकार से इस सब का कुछ अलग अलग तीव्रता होगा। तो ये बताइए कि जब टोटल क्षेत्रफल को हमने S बोला, तो छोटा क्षेत्रफल को कैसे सूचित करते हैं जी? बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, DS बता चुके हैं कि जिसमें D लग जाएगा वो छोटा हो जाता है। तो छोटा क्षेत्रफल को कैसे सूचित करेंगे? DS। तो ये कैसे निकाला जाएगा? तो असमान विद्युतीय क्षेत्र में जो फ्लक्स होगा phi E, ये कितना होगा जी? तो ध्यान देंगे, ये होगा E डॉट ds। क्लियर है? ये एलिमेंट्री एरिया या छोटा सा क्षेत्रफल कह सकते हैं, और इसका क्या करने वाले हैं हम लोग? इसका हम लोग समाकलन करने वाले हैं। अब आपको ज्ञात होगा कि समाकलन कब किया जाता है? तो जब कोई चीज परिवर्तनशील हो तब वहां पे समाकलन किया जाता है कि तीव्रता का मान सर पहले इतना था अब इतना है। तो इसमें याद कीजिए, निश्चित समाकलन आपने पढ़ा होगा जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट रखा जाता है। ओके, अब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा जी? तो आपने बोला कि सर E को बाहर कर लीजिए और अंदर क्या होगा? ds cos थीटा। ठीक है, ये टूटेगा तो ये तीनों को अंदर रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखना ये है कि परिवर्तन क्या हो रहा है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, तो आप असमान विद्युत क्षेत्र जब भी लेंगे तो फॉर्मूला ये रहेगा, और समान विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा? phi इक्वल टू E डॉट S या ES cos थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? समाकलन आ जाएगा। तो ये नोट नंबर हमारा 3rd है। ओके, ये लिख ले। इसके बाद नोट नंबर 4 पर आते हैं। हो गया बालक? लिखिए, चलिए हटाया जाए। तो अब आते हैं नोट नंबर 4 पर। नोट नंबर 4 क्या कहता है जी?
कह रहा है कि जब पृष्ठ बंद हो तब हम लोग फ्लक्स कैसे निकालेंगे। देखिए संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स ये क्या कह रहा है जी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है, ध्यान देंगे कोई आवेश है, तो आवेश क्या करता है अपने चारों तरफ विद्युत बल रेखा को निकालता है बाहर। तो फ्लक्स का नाम कब तक नहीं देंगे, फ्लक्स हम किसी को कब तक नहीं कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर विद्युत बल रेखा है, बहुत सारा विद्युत बल रेखा है, तो क्या आप सबको फ्लक्स कह दीजिएगा कि इसका टोटल फ्लक्स है, बिल्कुल नहीं कहेंगे। कब इसको फ्लक्स कहेंगे, तो जब किसी क्षेत्र से होकर ये गुजरेगा, क्लियर है, तो उस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। ध्यान देंगे ये कि फ्लक्स का माप किससे होता है, तो फ्लक्स का माप क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा से होता है। क्लियर है, तो उसी प्रकार से कि ये तो आवेश है और आवेश से बहुत सारे बल रेखाएं निकल रही हैं, इससे बहुत सारा बल रेखा निकल रहा है, चारों तरफ निकलता है। आपने बोला कि सर इससे तो बहुत सारा बल रेखा निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, हर जगह बहुत सारा बल रेखा निकलेगा। तो ये बताइए कि क्या सबको फ्लक्स बोलेंगे जी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर हमने बोला कि चारों तरफ एक कल्पना कर लीजिए, ठीक है, या इसको क्या करना है, बंद पृष्ठ में रख देना है, किसको, आवेश को। तो जब बंद पृष्ठ में रख दीजिएगा तो ये चारों तरफ विद्युतीय बल रेखा निकालना शुरू कर देता है। तो अब बताइए कि जब बंद पृष्ठ से फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो, सर हम एक गोला के अंदर आवेश को रख दिए, तो गोला के अंदर रख दिए तो ये क्या करेगा, विद्युत बल रेखा चारों तरफ निकालेगा। तो ये बताइए कि अब फ्लक्स कैसे निकाला जाए। तो ध्यान देंगे इस स्थिति में जो फ्लक्स होता है फाई ई, ये होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट एस। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डीएस, यहाँ डीएस लिखेंगे। डीएस क्यों हुआ, क्योंकि किसी छोटे सतह का अगर समाकलन कीजिएगा तो कंप्लीट पूरा का निकलता है, तो ये हम लोग यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये जो चिन्ह है इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ क्या है जी, संपूर्ण बंद पृष्ठ का समाकलन, संपूर्ण बंद पृष्ठ का पृष्ठ समाकलन। ठीक है, संपूर्ण बंद पृष्ठ का ओवर क्लोज्ड पाथ, ये पूरा के लिए बात हो रहा है जी। तो ये क्या है सर, अगर पूरे सतह में से हम किसी एक छोटे भाग को लेंगे तो उसको डीएस बोलेंगे, लेकिन अगर टोटल सतह का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, टोटल के लिए और भी पाथ बंद हो तो कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग इंटीग्रेशन लेते थे ना जैसे, अब ऐसे सर्किल कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सरफेस से जो एरिया है जिसके निकालने वाले हैं वो बंद है। तो जब भी बंद सतह के लिए आपको फ्लक्स का मान निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, फाई बराबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डीएस। अब डीएस क्या है तो आप जानते हैं, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और डीएस क्या है, तो छोटा सा क्षेत्रफल है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई क्या है भाई, ई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ds क्या है, तो इसको लिख सकते हैं पृष्ठ का छोटा क्षेत्रफल, पृष्ठ का छोटा क्षेत्रफल। क्लियर है? तो इसको आप लिख लीजिए, ये नोट नंबर 4 में है। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिखिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि सर अभी जो हमने फ्लक्स पढ़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा होगा। आपको लाइव क्लास में इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। जो हमारा लाइव क्लास चलेगा उसमें हम लोग ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप बेहतर तरीके से जितना थ्योरी है पढ़िएगा ताकि वहां पे परेशानी ना हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या जब विद्युत क्षेत्र का मान, तीव्रता या मान लिखिए E बराबर 2I कैप 4J कैप 7K कैप हो तथा का क्षेत्रफल ds बराबर 10J कैप हो तो 10J कैप हो तो विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना होता है कि सर किस पद में दिया है, सदिश के पद में दिया है कि थीटा के पद में दिया है, उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो गिवन डाटा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, कितना है जी, तो 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप। देखिए सारा सदिश के पद में दिया है और क्षेत्रफल कितना दिया है 10J कैप। याद कीजिए हम लोग एक फ्लक्स का फॉर्मूला भी पढ़े थे, ये फाई बराबर E डॉट ds। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने बोला सर समाकलन क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र के बारे में जिक्र नहीं है कि एक समान है कि असमान है। जब क्षेत्र के बारे में जिक्र नहीं हो तो हम क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र मानते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो आपने बोला कि सर फाई बराबर E डॉट s। तो अब यहाँ पे सदिश का यूज है जी। सबसे पहले E का वैल्यू रखिए क्योंकि E डॉट s है ना, इसको क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो E का वैल्यू कितना 2I कैप 4J कैप प्लस 7K कैप डॉट, इसके बाद s है, s कितना है, इसको ds लिखिए बेहतर रहेगा। ds मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, तो ds कितना है 10J कैप। अब इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में आपको करना होगा। देखिए जो सदिश नहीं पढ़े हैं, देखिए 11th में हमने पढ़ा था कि सर I डॉट I या J कैप डॉट J कैप या K कैप डॉट K कैप, इस सब का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जहां एक दूसरे से भिन्न हो, जैसे I डॉट J हो गया या J डॉट K हो गया या I डॉट K डॉट J हो गया, ये दोनों हो गया, ठीक है, या I डॉट K हो गया। मतलब जहां पे दो अलग सदिश रहेगा, जैसे ये दोनों एक जैसा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा,
लेकिन जहां एक दूसरे से भिन्न हुआ आई जे, जे के, आई जे जो भी हुआ तो इसका प्रोडक्ट 0। अब आइए यहाँ पे क्या करेंगे जी, तो आपने बोला कि सर 10 का मल्टीप्लाई सबके साथ कीजिए, तो 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा 2 इंटू 10 और आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0। फिर 10 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4 इंटू 10 और जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 1। फिर आइए 7 इंटू 10 और के कैप डॉट जे कैप कितना होगा 0। तो अब देखिए यहाँ पे आपने बोला सर 5 बराबर ये टोटल 0, ये कितना 40, आई बगल में 0, तो हमारा फ्लक्स कितना आ गया जी 40। मात्रक क्या पढ़े हैं फ्लक्स का, तो सर 3 मात्रक पढ़े हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1 या वोल्ट मीटर या जूल मीटर कूलम इनवर्स 1, तीनों में से कोई लिखिए। तो ये है बनाने का तरीका। अब इससे संबंधित जितना प्रश्न है फ्लक्स से जुड़ा हुआ हम लोग लाइव क्लास में उसको हल करेंगे। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिया बालक। तो ये जितना हमने फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स से रिलेटेड बातें हो गई। अब अगला टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और काफी ही महत्वपूर्ण है। जो आप पढ़ेंगे 12 का कोई भी सेक्शन पढ़िए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसमें ये काफी ही महत्वपूर्ण होगा। क्लियर है? तो अगला जो टॉपिक है इसका नाम है गॉस का प्रमेय। क्या नाम है जी? गॉस का प्रमेय। ये गॉस का नियम भी कह सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, गॉस का प्रमेय। अब देखिए कोई कोई इसको गॉस को गाउस भी लिखता है जी, गाउस का प्रमेय भी लिखता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। हम लोग गॉस ये वाला यूज करेंगे। क्लियर है? इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? गॉसेस थ्योरम। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। तो सवाल ये है कि सर ये गॉस है क्या, किसका नाम है और इन्होंने क्या बताया? तो ध्यान देंगे गॉस का पूरा नाम जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1777 में और मृत्यु 1855 ईस्वी में हुआ। गॉस ने विद्युत चुंबकत्व से संबंधित बहुत सारा थ्योरम दिया है और यहाँ पर एक प्रमेय दिया है जो कि विद्युतीय फ्लक्स से जुड़ा हुआ है। जैसे ही इसके बाद वाला सेक्शन हम लोग जब चुंबकत्व में आएंगे तो आप देखिएगा गॉस का बहुत बड़ा योगदान है चुंबकत्व के भी क्षेत्र में। ओके, तो इनका अगर पूरा नाम का बात किया जाए तो पूरा नाम है जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अगर हिंदी में लिखना हो तो जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। हो गया। ये रेफ किस पर है? लॉ पर है, क पर नहीं है। इसको और थोड़ा इधर कर लेते हैं। हो गया ना जी? तो हमने क्या नाम दिया? जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब देखिए कार्ल में एक के भी होता है, से भी होता है, दोनों यूज करते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1777 में और मृत्यु 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो इनिशियल होता है ये क्या होता है?
बर्थ होता है और जो लास्ट वाला होता है वो डेथ होता है। क्लियर है? तो इनके बारे में आप समझ गए कि ये क्या है। ये पूरा नाम क्या है? जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो ये लास्ट वाला हम लोग यूज करते हैं गॉस का प्रमेय। कैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ पढ़ते हैं, उसी प्रकार गॉस का नियम है। इन्होंने क्या बताया था उसको समझिएगा थोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी समझाएंगे और इसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया था कि यदि किसी निर्वात में या वायु में अगर कोई आवेश रखा हुआ है, क्लियर है, यदि निर्वात में या वायु में अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ निकलने वाला विद्युत बल रेखा, जिसको फ्लक्स का नाम आपने दिया है कि सर इसके चारों ओर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट होगा। आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट। तो एगो तो फॉर्मूला पहले ही हम लोग पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं जी? तो आपने बोला कि सर सबसे पहले तो बंद सतह का बात होगा तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ इनटू ds। ये तो फॉर्मूला पहले पढ़ लिए है ना जी, ये तो रहेगा ही रहेगा। और एक यहाँ ई भी जुड़ जाएगा, क्या कि सर जो फ्लक्स होगा वो आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यही गॉस ने बताया था। तो अब समझिए, हमने बोला कि आवेश है और आप खुद बोले हैं कि आवेश है तो चारों तरफ विद्युत बल रेखा निकालता है। तो ठीक है, हम मान लिए कि चारों तरफ विद्युत बल रेखा निकाला, इधर भी चारों तरफ निकाला, विद्युत बल रेखा चारों तरफ निकल रहा है। तो ये बताइए कि विद्युत बल रेखा चारों तरफ निकल रहा है तो क्या इसको हम लोग विद्युतीय फ्लक्स बोलेंगे? कभी भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि किसी क्षेत्र से होकर नहीं गुजरा है। तो गॉस ने क्या बोला कि आप एक काम कीजिए, यहाँ एक क्षेत्र का कल्पना कर लीजिए, ठीक है। ये क्षेत्र कैसा होना चाहिए? गोलीय और बंद होना चाहिए। और ये जो कल्पना किया गया है इस सतह है, इसको गॉसियन सतह का नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कोई सतह था नहीं, हम कल्पना किए हैं कि अगर निर्वात में कोई आवेश है, चारों तरफ क्या कर रहा है? विद्युत बल रेखा निकाल रहा है चारों तरफ। तो यहाँ पे फ्लक्स पूछा गया, तो गॉस ने बोला कि फ्लक्स कब कहा जाएगा? जब ये किसी खास क्षेत्र से होकर गुजरे। तो आप कुछ मत कीजिए, इसके चारों तरफ कल्पना कर लीजिए एक सतह, और वो सतह कैसा होना चाहिए? काल्पनिक। और उस सतह का नाम क्या दे दिया गया? गॉसियन सतह, क्योंकि गॉस ने बताया था। ठीक है, तो हम क्या किए, तो हम बोले कि एक काम कीजिए, इस आवेश के चारों तरफ एक सतह का कल्पना कर लीजिए और इस सतह का नाम क्या दे देंगे? गॉसियन सतह। अब बताइए कि अब यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा? तो आपने बोला कि सर फ्लक्स का तो वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई ds। क्लियर है? लेकिन उन्होंने एक चीज क्या बताया कि नहीं, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। फिर से समझिएगा, गॉस ने क्या बताया कि जो फ्लक्स का मान होगा वो टोटल आवेश का, मतलब आप इसमें कितना आवेश रखे हैं, ये टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। किसने बताया था? तो जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया था। क्लियर है? तो यही चीज हमको सिद्ध करना होगा, यही प्रूफ करना है। एक लाइन में ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि भाई गॉस ने क्या बताया। तो गॉस ने बताया कि निर्वात में या वायु में किसी स्थित आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युतीय फ्लक्स का मान आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर है? और ये टोटल फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है। ओके, चलिए तो इसको आगे बढ़ाया जाए जी। तो आप क्या करेंगे, आप इतना लिख लें, हेडिंग दे देंगे और ये नाम लिख लें, क्योंकि अभी इसको हटाएंगे और यहां से थ्योरम हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिख लीजिए इसको। हो गया बालक, हटा रहे इसको। चलिए चलिए लिखते हैं। वैज्ञानिक
गॉस ने विद्युत क्षेत्र विद्युत चलिए, जो अभी हमने परिभाषा लिखा है इसको समझा जाए। पहले भी आपको समझा चुके हैं और इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे इससे संबंधित। और ये जो सूत्र है जिसको गॉस का प्रमेय कहा जाता है, इसको आगे हम सिद्ध भी करेंगे। तो एक बार समझते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो हमने लिखा कि वैज्ञानिक गॉस ने विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब उतना जगह को छेकना, परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच परिणात्मक रूप से संबंध स्थापित किया और इसी को गॉस का प्रमेय कहा जाता है। क्लियर है। अब गॉस के अनुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत मतलब निकलने वाला, मतलब किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जिसको फाई से सूचित किया जाता है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर क्या पढ़े हैं, तो हमने पहले भी बात किया कि अगर सतह बंद रहे तो इसको इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कहा जाता है E.ds। और यहाँ पे गॉस ने क्या बताया कि फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल आवेश का 1/ε0 गुना। तो ये तो इतना पहले से था, ये नहीं था। और इस परिभाषा से इसमें ये भी जुड़ गया कि जो फ्लक्स होगा ये आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो आप इसको लिख ले, परिभाषित कर ले, इसके बाद डायग्राम लाएंगे और इसको हम लोग प्रमाणित भी करेंगे। ओके, हो गया, लिख लिए बालक। चलिए इसको हटाया जाए। अब इसको प्रमाणित करना है कि सर कैसे जो आवेश होगा 1/ε0 गुना होगा। तो इसको प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाना होगा। और ये डायग्राम क्या है थोड़ा समझते हैं। तो ध्यान देंगे, हमने बोला कि किसी बंद सतह के अंदर कोई आवेश ले लीजिए। तो यहाँ पे कोई आवेश हमने ले लिया और ये आवेश कितना हो गया, +q। क्लियर है। क्योंकि गॉस का प्रमेय कब काम करेगा, जब किसी बंद सतह के अंदर आवेश को रखिएगा। जब तक कोई सतह कंसिडर नहीं करेंगे, जब तक कोई सतह नहीं लेंगे, हम गॉस का प्रमेय नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर सतह नहीं दिया हुआ है तो जो सतह हम लोग बनाते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ था कि निर्वात में हमने क्या किया, एक आवेश का कल्पना कर लिया और पूछा गया कि इससे फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स कब बोलेंगे, तो जब विद्युतीय बल रेखा किसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा। तो आपने बोला कि सर ये आवेश है तो ये तो चारों तरफ विद्युतीय बल रेखा निकालेगा, ठीक है। और जब तक सतह का कल्पना नहीं करेंगे फ्लक्स हम लोग परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या बोला कि इस आवेश के चारों तरफ क्या कीजिए, एक सतह बना लीजिए। ये एक काल्पनिक सतह होता है जिसको गॉसियन सतह के नाम से जानते हैं। क्यों भाई, क्योंकि गॉस ने बताया है। तो इसको कौन सा सतह बोलेंगे, गॉसियन सतह। ये एक काल्पनिक सतह होता है। अब आपने क्या बोला कि सर यहाँ से विद्युतीय बल रेखा चारों तरफ निकलता है और इसी विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स। ओके। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि यहाँ से विद्युतीय बल रेखा निकला
और इसके चारों तरफ एक कल्पना कर लिया गया सतह का जिसका नाम होगा गॉसियन सतह। अब यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस ने क्या बताया, यहाँ बंद सतह के चारों तरफ ये जो निकलने वाला विद्युतीय बल रेखा है इसी की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। अब कहा गया कि बताइए यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा जिसको फाई से सूचित करते हैं, तो गॉस ने बताया कि टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। यहाँ जो फ्लक्स होगा ये टोटल आवेश का 1/ε0। अब किसी के दिमाग में आएगा सर मान लिया 2q रहता तब तो क्या होता है 2q × 1/ε0। कोई बोलेगा सर 3q रहता तब तो क्या होता है 3q × 1/ε0। जितना आवेश रहेगा इसी का 1/ε0 गुना फ्लक्स होता है। ये प्रमाणित करना है। तो अब देखिए यहाँ तो बहुत सारा विद्युत बल रेखा निकला है ना जी, तो हम कोई एक विद्युत बल रेखा लेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल सतह का फ्लक्स नहीं निकालेंगे, एक छोटा सतह इसमें से काट लेंगे, कोई एक विद्युत बल रेखा लेंगे और किसी का समाकलन कर दिया जाता है तो पूरा के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा था देखिए ds और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ई ds का मतलब होता है कि टोटल सतह का देखिए टोटल क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग, ds का मतलब क्या होता है टोटल क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ मतलब हो गया ये टोटल गोले का क्षेत्रफल। ये जो टोटल सर्किल देख रहे हैं, गोला देख रहे हैं, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है। तो जब पूरा का लेना होता है तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds ये कंबाइंड रूप से क्या करता है टोटल क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, जबकि ds क्या करता है तो इकाई क्षेत्रफल को एलिमेंट्री एरिया को व्यक्त करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे खींचे हैं तो एक विद्युत बल रेखा लेंगे और छोटा सा सतह लेंगे, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया था। और इसी से हम लोग क्या करेंगे अपने फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। तो हमने बोला कि एक आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ एक सतह बनाया गया, कल्पना किया गया, इस सतह का नाम क्या होगा गॉसियन सतह। गॉसियन सतह एक कैसा सतह होगा तो बंद सतह, क्लोज्ड सरफेस, बंद सतह। अब देखिए यहाँ से हम ले लिए कि एक विद्युतीय बल रेखा इधर गया है, तो विद्युतीय बल रेखा गया है मतलब ई का डायरेक्शन यही ना हो गया जी। अब ई बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने बोला कि ये त्रिज्या है, तो दूरी को r दे दीजिए, इस जगह का नाम क्या दे देंगे O। अब ये तो हम देख लिए कि सर विद्युतीय तीव्रता का डायरेक्शन उधर है। अब कहा गया कि ये जो आप गोला लिए हैं चारों तरफ इस सतह हो गया, तो यहाँ पे बताइए आपका सतह का डायरेक्शन कहाँ होता है। तो ध्यान दीजिए हमने बताया है कि जहाँ पे पूछा जाए वहाँ पे लंब डाल देना है। ठीक है, तो हमने बोला था कि अगर इस सतह है और इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो कहाँ होगा लंबवत। अगर ई सतह है इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो ये, अगर ई सतह है इसका डायरेक्शन तो ये। अगर हमसे यहाँ पे पूछा गया कि ये आपका एक छोटा सा सतह हो गया है, इस सतह का नाम क्या ले लिए तो इस सतह का नाम ले लिए ds। क्लियर है। अभी बताए हैं इसको क्या बोलेंगे एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया मतलब छोटा सा क्षेत्रफल। अब सवाल ये है कि सर ई जो क्षेत्रफल लिए हैं इसका डायरेक्शन कहाँ है, तो ध्यान देंगे इसका भी डायरेक्शन कहाँ होगा तो इसी लाइन पर जिस लाइन पर ई है। क्यों भाई, क्योंकि वही क्षेत्रफल लिया गया है जहाँ से ई गुजरा है, और बता चुके हैं कि किसी भी जगह पर अगर सतह का डायरेक्शन पूछा जाए तो हमेशा उस पर लंबवत होता है। तो यहाँ पे ये लंबवत है और इसका डायरेक्शन हमने कहाँ देखा तो सर ई और ds दोनों का डायरेक्शन एक ही है। अब बताइए कि जब दोनों एक ही लाइन पर है तो इनके बीच कोण पूछेंगे कि इनके बीच कोण कितना है, तो क्या बोलिएगा 0 डिग्री। कारण क्या है कि सर जब दोनों एक ही दिशा में हो या एक ही लाइन पर हो तो उनके बीच कोण क्या हो जाता है 0। तो आपने बोला कि ये गॉसियन सतह का कल्पना किया गया है, क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पे एक आवेश लिया गया है +q,
ये कहाँ स्थित है, तो बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक एलिमेंट्री सरफेस, एलिमेंट्री एरिया या आप कह सकते हैं छोटा पृष्ठ ds लिया गया है और इस ds से होकर विद्युतीय बल रेखा गुजरा है। ds और E दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पर कोण क्या होगा, 0 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ फ्लक्स बताना है, तो इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो लिखेंगे माना कि प्लस Q आवेश को ध्यान देंगे, यहाँ हमने डायग्राम को एक्सप्लेन कर लिया है। क्या लिखा गया है कि माना कि प्लस Q आवेश को बंद गोलीय पृष्ठ के अंदर रखा गया है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, S है। तो ये टोटल का क्षेत्रफल कितना है जी, S है। S से सरफेस होता है, पृष्ठ होता है। गोलीय पृष्ठ के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर ds क्षेत्रफल पर विद्युतीय फ्लक्स, मतलब यहाँ से स्मॉल r दूरी पर जो छोटा क्षेत्रफल लिए हैं ds, यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। जब यहाँ पर मालूम चल जाएगा तो टोटल के लिए निकाल सकते हैं। तो याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था जी अभी, तो हमने पढ़ा था कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट ds, हमने पढ़ा था ना जी, क्लियर है, ये पढ़ चुके हैं। क्यों, क्योंकि जब सतह बंद रहता है, जब सतह क्लोज्ड हो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ, बंद पृष्ठ का पृष्ठ समाकलन लिया जाता है। इसको इक्वेशन 1 ये पहले पढ़ चुके हैं। अब ये बताइए कि फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर तोड़ा जाए ए डॉट बी के रूप में है, तो ए डॉट बी किस में टूटता है, तो आपने बोला कि सर ए बी कॉस थीटा में, तो ये टूट गया ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब सवाल ये है कि सर ई थीटा क्या है, तो अभी बताएं कि थीटा ई और डी एस के बीच का कोण है। तो यहाँ पे बताया जाए कि थीटा का वैल्यू कितना लेना है, 0 डिग्री। क्यों लेना है 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी एस एक ही रेखा पर है। जब दो पद या दो कोई भी पद हो, एक ही रेखा पर हो, एक ही डायरेक्शन पर हो, तो यहाँ पर ई और ds इनके बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं E एंड ds थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर फाई ई इक्वल टू हो गया E को बाहर कर लीजिए और ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds और कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है। तो सर आप E को बाहर क्यों निकाल लिए, क्योंकि E जो है ई पृष्ठ समाकलन होता है टोटल सतह का, तो सतह ये है ना जी, ये तो तीव्रता है। अब आते हैं फाई इक्वल टू E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds और कॉस 0 का वैल्यू 1। तो ये तो समझ गए सब सर E का वैल्यू क्या होगा और ds का वैल्यू क्या होगा। तो E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, तो बिंदुवत आवेश के कारण। अब आप ही बताइए कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² पढ़े हैं ना जी। और ds क्या है, तो आपने बोला कि सर ds छोटा सा क्षेत्रफल है, लेकिन इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds क्या है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। अब ये दोनों को उठा के इसमें रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, पाई इक्वल टू
ई का वैल्यू वहाँ से 1/4πε0 और q बाई आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds, टोटल का वैल्यू कितना है तो 4πr²। अब बताइए कुछ कट रहा है जी, तो आपने बोला कि हाँ सर 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो क्या बचा, तो बचा पाई इक्वल टू ऊपर q बचा और नीचे ε0। ये क्या हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, आपने देखा कि सर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का LHS बराबर है, तो जब ई दोनों बराबर है तो ई भी दोनों तो आपस में बराबर होगा, तो बिल्कुल। अब क्या करेंगे, तो हमने बोला कि जब दोनों बराबर है तो यहाँ लिखना होगा जी, कहाँ लिख दे, पहले आप इसको ख़त्म कीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है, इसको ख़त्म कीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप क्या करेंगे, तो डायग्राम तो बना चुके हैं हम लोग, डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम बना के डायग्राम को यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आपको लिखना होगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पहुँचिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिख लिए। तो आगे क्या कैलकुलेशन देखा जाए, तो आपने बोला कि सर समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का LHS बिल्कुल एक जैसा है। ये हटा दीजिए, हेडिंग का अब कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हेडिंग में ही चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और लिखने के लिए। तो हमने क्या लिखा जी, तो हमने लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए एक ये है, 2 ये है, तो आपने बोला कि सर जब दोनों LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। इसका मतलब कि फाई बराबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट ds, ये किसके बराबर होगा, तो आवेश का 1/ε0। क्लियर है, इसको समीकरण 3, इसी को तो बोलते हैं गॉस का प्रमेय, यही गॉस का प्रमेय है, बहुत बार यूज होगा, आगे हमेशा यूज होगा, तो इसको याद रखेंगे। अब इसको एक लाइन लिख के समाप्त करते हैं। समीकरण 3 गॉस के प्रमेय का आवश्यक व्यंजक है। क्लियर है, तो आप लिख कर यहाँ पे समाप्त कीजिए, इसके बाद कुछ नोट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, राइट, चलिए लिख लिए। तो आप समझ चुके होंगे ये क्या बताया गया है, गॉस ने क्या बताया, तो गॉस ने बताया कि यदि किसी आवेश को निर्वात में या हवा में रखते हैं, क्लियर है, और उसको किसी सतह के अंदर बंद कर दिया जाए, तो इस सतह से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स जो होगा, ठीक है, इस सतह से निकलने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होगा ये टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होगा, यही हमको बताना था। और सतह जो है अगर नहीं रहे तो हम खुद से क्रिएट कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे, और उस सतह का नाम क्या देंगे, गॉसियन सतह, याद रखिएगा। आप इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको हम लोग डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गॉसियन सतह कैसा सतह है जी, तो एक प्रकार का काल्पनिक सतह है, इसको हटा दिया जाए। अब यहाँ पे कुछ नोट है, उस नोट को समझते हैं। नोट नंबर 1 जी, ध्यान से एकदम, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर हम कोई आवेश ही न रखें, मतलब आवेश क्या कर दे, 0, तो फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं रखा जाए तो फ्लक्स क्या होगा, तो 0 होगा जी। क्यों, आवेश नहीं रहेगा तो यहाँ से विद्युत बल रेखा निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जब तक विद्युत बल रेखा नहीं निकलेगा तो फ्लक्स कहिएगा किसको, तो नोट नंबर 1 में है कि जब किसी
बंद पृष्ठ के अंदर जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं हो अर्थात Q इक्वल टू 0 हो तो फ्लक्स शून्य होता है। इसका मतलब कि ये फ्लक्स मतलब फाई ना जी, फाई कितना, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट ds, और आपने क्या बोला है, आवेश का 1/ε0 टाइम्स, तो आवेश को जब जीरो कीजिएगा तो जीरो में गुना होगा तो टोटल क्या हो जाएगा जी, जीरो। तो याद ये रखना है कि सर जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखेंगे ही नहीं, या आवेश का मान जीरो हो जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 में आते हैं कि सर मान लिए कि कि बंद पृष्ठ के अंदर 2 आवेश रख दिए, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, मतलब परिमाण में बराबर और नेचर में विपरीत, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, तो आपने बोला कि सर टोटल आवेश कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल आवेश कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा कितना, जीरो। तो अब बताइए फिर तो यहाँ आवेश जीरो हो गया, तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, यहाँ भी जीरो होगा। तो लिख सकते हैं कि जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का, जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का दो आवेश रखा जाए तो फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स जो भी है शून्य होता है, तो फ्लक्स शून्य होता है। अब कोई पूछेगा शून्य क्यों होता है, तो आप बोलेंगे कुल आवेश क्या हो गया, शून्य। तो जब आवेश शून्य हो गया तो फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट ds, ये दोनों कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज कितना है, जीरो है। प्लस से निकलेगा माइनस पे जाएगा, ये तो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो जब तक बाहर निकलेगा नहीं फ्लक्स हम लोग बताएंगे कैसे जी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का मान जीरो हो तो फ्लक्स जीरो, और जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का दो आवेश रखा जाए तो फ्लक्स जीरो। अब किसी ने बोला कि सर मान लिए कि 2 प्लस रख देते हैं और माइनस क्यू, तो जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि परिमाण कहाँ बराबर है जी, एक क्या है तो प्लस 2q है, एक माइनस q है। तो 2q में से एक q घटा दीजिए तो एक बचेगा ना जी। तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे जीरो होगा, नहीं होगा। क्लियर है। ये कब जीरो होता, तो जब एक प्लस 2q लिए हैं और दूसरा माइनस 2q होता, तो यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ध्यान ये देना है कि आप जो रखे हैं इनका परिमाण बराबर हो। अगर 2q है तो 2q, 3q है तो 3q, 4q है तो 4q। अगर एक ज़्यादा एक कम रहेगा तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये नोट नंबर 1 और 2 आप लिख लें, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट डाउन, चलिए लिख लिए। तो आज जो हमने पढ़ा ये था गॉस का प्रमेय, गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम।
और इसका बहुत उपयोग है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि गॉस का प्रमेय क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो आप इसको याद रखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी ही आसान है। और इससे संबंधित जो भी नोट बताया गया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम लाइव क्लास में करेंगे। आपको ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिया गया है, आप उसको सॉल्व करें। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसको हम लोग लाइव क्लास में हल करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।